हेलो गाइस, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने जावा की सिंटैक्स, जावा का स्ट्रक्चर, जेडीके, जेवीएम, जेआरई क्या है, सिंपल फंक्शंस क्या है, मेन मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो सब कुछ मैं आपको समझा चुका विथ प्रैक्टिकल। कैसे पाथ सेट होता है, जावा कंपाइलर का पाथ क्यों सेट करना पड़ता है, सब कुछ चीज़ विथ एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है। प्लस पॉइंट, मैंने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस का थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया था, पर अगर आपको उसको डीपली करना ही है तो आप मेरा फंक्शन स्टार्टअप करके मेरा वीडियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज, मतलब ये तो अभी तो सेकेंड या थर्ड लेक्चर है, पर फंक्शंस तो समझ लो कि 10 या 15वां नंबर का लेक्चर होगा। तो आप वो लेक्चर देख सकते हो पहले, अगर आपको डाउट्स क्लियर करना है। क्योंकि देखो, अभी मैं फंक्शंस प्योर नहीं, डीप लेवल तक नहीं सिखा सकता। क्योंकि अगर अगर मैं फ़िलहाल फंक्शन सिखाने बैठ जाऊँ आपको, तो सब कुछ आप कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास कुछ इतना डीपली नॉलेज ही नहीं है कुछ। ठीक है। बट मैं भी क्या कर सकता हूँ कि लैंग्वेज का स्टार्टअप ही कुछ ऐसा है कि मेन मेथड से ही वो रन करने का एग्जीक्यूट करता है। मैंने कंपाइल भी विदाउट मेथड मेन मेथड करके दिखाया था, पर जैसे ही मैं मेन मेथड के बिगर रन करने का स्टार्ट करता हूँ तो वो बोल देता है कि सर अब मैं रन करूँ पर उसका आउटपुट क्या दूँ। कंपाइल तो चलो हो गया, कंपाइल का मतलब तो एरर चेकिंग, वो हम समझ चुके थे। ठीक है। पर रन करने के लिए मेन मेथड ज़रूरी है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा चुका हूँ। ओके। तो मैं अगर चाहूँ तो आपको ये करना चाहिए कि फंक्शंस के मेरे वीडियो देख लो, उसके बाद ये करो। और अगर आप नहीं देखना चाहते और इतना कन्फ्यूज़न आप क्रिएट नहीं करना चाहते, तो मैं इतना बता दूंगा, क्लास की ज़रूरत क्यों पड़ी, जावा और सी के बीच में डिफरेंस क्या है, बस इतना अभी समझ लो। प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बीच में डिफरेंस कितना, इतना समझ लो। जावा का हेलो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर एक बार दिमाग में बिठा दो कि विदाउट क्लास प्रोग्राम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर क्लास नहीं लूंगा तो क्लास फाइल नहीं बनेगी, क्लास फाइल नहीं बनेगी तो फाइल रन ही नहीं होगी। ठीक है। और जावा इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसी की वजह से है, क्योंकि जावा में कुछ भी स्टार्टिंग क्लास से ही होता है और करना ही चाहिए। बिकॉज अगर क्लास नहीं होगा तो उसकी क्लास फाइल नहीं बनेगी। डायरेक्टली अगर मैं डॉट जावा फाइल को ही रन कर दूँ और अगर वो हो भी जाती है तो सिक्योरिटी चली जाएगी। समझ रहे हो, ये सब कुछ चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो अभी मुझे समझाने की लगता नहीं है कि आपको ज़रूरत है। ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी है वीडियो देखते टाइम, तो आप डेफिनेटली क्वेरी बॉक्स में या कमेंट्स में मुझे डाल सकते हो, या डायरेक्टली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपका डाउट्स 100% क्लियर करूँगा। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले आज हम इक्लिप्स पे मूव हो जाते हैं, क्योंकि इतने दिन से हमने नोटपैड पे प्रोग्राम किया, 2 लेक्चर हमने नोटपैड पे सिंपल हेलो प्रोग्राम देखा। ठीक है। नोटपैड इज़ अ टेक्स्ट एडिटर, उसी तरीके से इक्लिप्स भी एक एडिटर ही है, उसमें भी हम जावा का कोड ही टाइप करने वाले हैं। बराबर। पर इतना है कि बेनिफिट हमें मिल सकता है कि सिंटैक्स जो हमें याद रखनी पड़ती है, और मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको दिखाया, और आप मेरे रिव्यूज़ या अदर जो भी ट्रेनी है जो अभी बहुत अच्छी जगह पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, उनके अगर रिव्यू सुनोगे तो भी वो यही बोलेंगे कि मैं कभी सिंटैक्स पे दिमाग लगाता ही नहीं हूँ। बिकॉज मैं 8 लैंग्वेज पे वर्क करता हूँ, अगर 9वीं लैंग्वेज पे भी मुझे वर्क करना है, आई डोंट फियर। ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं लॉजिकली फंडा क्लियर करवाता हूँ, और मेरे फंडा भी क्लियर है। ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप भी आपके फंडा क्लियर करें, ना कि आप सिंटैक्स पे दोहराए। ठीक है। हाँ, नो डाउट के अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बेसिक बेसिक सिंटैक्स तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। हेलो कैसे प्रिंट होता है, फंक्शंस कैसे बनता है, क्लास कैसे बनेगा, मेन मेथड कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, फंक्शंस है, एरे है, लूप है, इफ एल्स है, स्विच है, बाद में उप्स के कंसेप्ट है। तो वो मतलब मोटी मोटी जो मोटे मोटे कंसेप्ट है ना, उनकी अगर आपको नॉर्मल नॉर्मल सिंटैक्स तो पता होनी चाहिए। ठीक है। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि सिंटैक्स से ज़्यादा आप अगर फंडा पे ध्यान दोगे तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। क्योंकि सिंटैक्स तो अगर आप गूगल करोगे
तो भी आपको मिल जाएगी, पर जो लॉजिक, जो फंडा है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो डेफिनेटली अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज से हम इक्लिप्स पे जाते हैं। उसका रीज़न, उसमें हमें थोड़ी सिंटैक्स में हेल्प मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, कंपाइल करके रन करने की जो ज़रूरत पड़ती है, दो बार कमांड लिखने पड़ते हैं, CMD ओपन करना पड़ता है, वो निकल जाएगा, क्योंकि उधर सिर्फ फाइल पे राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करेंगे, सीधी फाइल रन हो जाएगी। तो अब इक्लिप्स क्या है? दूसरी चीज़, ऐसे कितने एडिटर है जावा के लिए? तो ऐसे तो बहुत सारे एडिटर है, नेटबीन्स है, ये इक्लिप्स है, इक्लिप्स में बहुत सारे वर्जन है। ठीक है, ऐसे बहुत, मतलब बहुत सारे जावा के एडिटर है, पर उसमें से मैं आपको इक्लिप्स क्यों बोलूँगा? या तो इंडस्ट्री, अगर आप कहीं पे भी जॉब लग रहे हो, आज अच्छे से अच्छी बड़े में बड़ी कंपनी में भी आप जॉब में लगोगे, तो आपको वहाँ इक्लिप्स पे ही वर्क करवाते हैं। उसका रीज़न क्या? तो उसका रीज़न एकमात्र ये है कि इक्लिप्स इज़ अ ओपन सोर्स टूल्स। उसको पहली चीज़ ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ ना उसको परचेस करने की ज़रूरत है, ना उसका कोई लाइसेंस है। ठीक है, बाकी जो भी वर्जन्स है, सॉफ्टवेयर्स है, उनके लाइसेंस है, तो उन कंपनियों वाले को लाइसेंस रखने पड़ते हैं। ठीक है, उसकी जगह सीधा इक्लिप्स यूज़ कर दिया, वो ओपन सोर्स है, नो कॉस्टिंग, प्लस पॉइंट वो लोड भी नहीं लेता, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आइए हम इक्लिप्स का स्टार्ट करते हैं। और इक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना चाहिए? अब फिर से वही कि वही मैक्सिमम पब्लिक यही बोलते हैं, सर हम मुझे इक्लिप्स दो ना, मुझे इंस्टॉल करना है। पर पहले ही मैं बता चुका, अब भी मैं बताता हूँ कि इक्लिप्स इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गलती से बोल दिया, पर इक्लिप्स एक्चुअली इंस्टॉल होता ही नहीं है। इक्लिप्स इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बस इक्लिप्स का सॉफ्टवेयर, इक्लिप्स का ये फोल्डर उठाओ, कॉपी करो, आपको जहाँ पे भी चाहिए आप पहले इसको कॉपी करके पेन ड्राइव में ले लो, पेस्ट कर दो। अगर आप आपके पीसी में नहीं रखना चाहते तो भी चलेगा। सोचो, इसको आपने कॉपी कर दिया, आपकी पेन ड्राइव में डाल दिया, आप पेन ड्राइव सीधा अटैच करोगे, उधर ये फोल्डर पड़ा होगा, समझो ये फोल्डर पेन ड्राइव में पड़ा होगा, सिर्फ अंदर जाके आप डायरेक्ट eclipse.exe फाइल को ओपन करोगे, वो पेन ड्राइव में से भी ओपन हो जाएगा, पेन ड्राइव में से भी वो वर्क होगा। तो सोचो, आपके लैपटॉप में अगर आप पेस्ट करोगे उसके बाद भी तो ये वर्क होगा। अब ये मैं इक्लिप्स नियॉन 3 यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे वर्जन है, जूनो है, बाद में ऑक्सीजन है, नियॉन है, ये नियॉन 2 है, नियॉन 3 है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है। ठीक है, उसमें से आपको जो लेटेस्ट अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो, डेफिनेटली आप चूज अच्छा ही करोगे। ठीक है, अब ये फोल्डर कॉपी किया, पेस्ट किया, पेन ड्राइव से मैंने eclipse.exe फाइल को ओपन किया, ये ओपन भी हो गई। अब इधर ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडो में जाना है, पर्सपेक्टिव में जाना है, ओपन पर्सपेक्टिव में जाना है, और उधर आपको सबसे पहला जावा, क्योंकि जावा दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक्चुअल तो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, पर मेनली जावा 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। कौन से 2 हिस्सों में डिवाइड होता है? जावा एसी, मतलब कि J2 एसी, या तो J2 डबल ई। वंस अगेन बोलता हूं, जावा एसी मतलब कोर जावा, और जावा डबल ई मतलब एडवांस जावा। एक्चुअली तो J2 एम भी है, जावा एम भी है, मतलब एंड्रॉयड। J2 एम मतलब मोबाइल वर्जन। ठीक है, पर फिलहाल तो हम दो की ही बात करेंगे, जावा एसी, जावा डबल ई। तो मैं जावा कर रहा हूं, मतलब ये हमारा हो गया पर्सपेक्टिव। अभी मेरे इक्लिप्स में क्या सेट हो गया? कोर जावा। अब मैं इधर फाइल में जाऊंगा, न्यू जाऊंगा, तो सीधा इधर मुझे जावा प्रोजेक्ट मिलेगा, और जब मैं जावा डबल ई करूंगा और फाइल करके न्यू करूंगा, तो इधर देखो सारे एडवांस जावा के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कंसेप्ट आ गए। समझ रहे? तो सबसे पहले आपको पर्सपेक्टिव, अभी हम कोर जावा पे ही वर्क करने वाले हैं, तो पर्सपेक्टिव आपको क्या करना चाहिए? जावा ही रखना चाहिए, ताकि जब इधर आऊँ, जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ, सबसे पहले मैं एक हेलो प्रोग्राम नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। आप देखो, मैं आपको इधर दिखा देना चाहता हूँ, इतने दिन से जो हम
CMD में कर रहे थे कि पहले जावा सी a.java कंपाइल कर रहे थे, उसके बाद उस फाइल को हम JRE के थ्रू रन करते थे। ठीक है, इधर देखो सीधा मेरा वर्जन इधर आ ही गया। मैंने इक्लिप्स को बताया भी नहीं है, सोचो आप, मैंने इक्लिप्स को नहीं बताया है कि मेरे पास वन 1.8 वर्जन पड़ा है JDK JRE का, वो देखो इधर ऑटोमेटिकली ले रहा है JRE 1.8 अंडरस्कोर 0.0 अंडरस्कोर 121, देखो इधर ऑटोमेटिकली ले रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट, फिनिश। ये हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इधर ऑटोमेटिकली देखो इधर आ गया JRE सिस्टम लाइब्रेरी 1.8 आ गई ऑटोमेटिकली। जो भी लाइब्रेरीज है जिसको हम यूज करते हैं वो सारी लाइब्रेरी इधर ऑटोमेटिकली अटैच हो गई, जिसके अंदर से हम जो भी क्लास फंक्शंस जो इनबिल्ट है, समझ लो कि आज मैं डेटा टाइप टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, तो उस डेटा टाइप टॉपिक के अंदर मैं इंटीजर लिखूंगा तो वो कहीं पे डिफाइन तो हुआ होगा ना, तो वो इन सभी लाइब्रेरी के अंदर है ही। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि .jar है, ये जो .jar वाला कंसेप्ट है तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि हम खुद की भी जार फाइल बना सकते हैं, खुद की भी लाइब्रेरी बना सकते हैं। एक दो लेक्चर छोड़ दो, उसके बाद मैं दिखाऊँ तो थोड़ा बढ़िया मजा आएगा। ठीक है, अब हम सोर्स के अंदर जाके उधर देखो, हमें नोटपैड में तो क्या करना पड़ता था, क्लास बनाना हो तो एक फाइल बनानी पड़ती थी, क्लास ए करके सेव करनी पड़ती थी। इधर सीधा सोर्स के ऊपर राइट क्लिक किया, न्यू क्लास। फिलहाल हमें पैकेज का कंसेप्ट नहीं पढ़ना है तो आप कृपया करके इसको निकाल देना प्लीज। पैकेज का कंसेप्ट अभी 2-3 लेक्चर के बाद हम सीखने वाले हैं, तो अभी ये पैकेज का कंसेप्ट निकाल देना। और अभी आप एक ए नाम का, बी नाम का, आपको जिस नाम का क्लास बनाना हो आप क्लास बना सकते हो। ठीक है, ये क्लास बन के आ गया, मुझे ये क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली मुझे इक्लिप्स ने क्लास बना कर दे दिया। ये क्या है, ये एक वन टाइप इक्लिप्स क्या है, इट्स अ टूल्स। ठीक है, अब अगर देखो इधर कितने फैसिलिटी मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मुझे मेन मेथड बनानी है, मेन लिख के कंट्रोल स्पेस, व्हाट, कंट्रोल प्लस स्पेस, अगर जैसे ही मैं मेन लिख के कंट्रोल प्लस स्पेस करूंगा तो इतना आ जाएगा, आपको जो चाहिए एंटर करोगे, देखो कंट्रोल स्पेस मेन है, अब उस पर डबल क्लिक करोगे तो भी मेन मेथड आ जाएगी। अब अगर आपको सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करना है तो सिस ओ, कुछ भी स्मॉल लेटर में भी SYSO करके कंट्रोल स्पेस करोगे, ठीक है, तो देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आ गया, सीधा एंटर करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट होके आ जाएगा। मतलब इक्लिप्स यूज करने का बस इतना ही बेनिफिट। हाँ, पर मैं तो यही समझाना चाहूंगा कि अगर आप अभी भी 2-3 लेक्चर और नोटपैड में प्रैक्टिस करो ताकि आपको ऐसी बेसिक सिंटैक्स तो एटलीस्ट याद रहे। प्लस पॉइंट, आप कंपाइल और रन वाली प्रैक्टिस ना भूलो। इधर तो देखो सीधी ये फाइल बन गई, राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ये हमारा CMD भी ओपन हो गया। मतलब इक्लिप्स खुद ही आपको एक कंसोल देता है। CMD को हम क्या बोलते हैं, कंसोल, कमांड प्रॉम्प्ट। इक्लिप्स खुद ही खुद का एक कंसोल दे रहा है। ठीक है, और ये विजय प्रिंट होके आ गया। अब ये विजय प्रिंट होके तो आ गया, हेलो का प्रोग्राम हो गया। एक दूसरा क्लास बनाता हूं बी नाम का, उसके अंदर मेन मेथड। अब हम समझेंगे आज से डेटा टाइप टॉपिक। ठीक है, व्हाट इज डेटा टाइप, आज से हमारा सी के सारे टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा क्लास और मेन मेथड जावा की रहेगी, प्रिंट और वो सब कुछ जावा की सिंटैक्स रहेगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से करेंगे, पर टॉपिक हमारे सी के रहेंगे। सबसे पहले सी का टॉपिक है डेटा टाइप। तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं व्हाट इज डेटा टाइप।
व्हाट इज डेटा टाइप। पर सबसे ऊपर क्वेश्चंस जो मेरा आप देखोगे सारे वीडियो तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरे लिए सबसे अहम क्वेश्चंस कौन सा है। मैं अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी ले चुका हूं, ठीक है, तो अगर मैं किसी का भी इंटरव्यू ले रहा हूं तो सबसे पहला ही मेरा क्वेश्चंस होता है व्हाई। ठीक है, कोई भी चीज, आज समझ लो कि मैं छोटा था तब से मेरा एक ही क्वेश्चन है वाई। वाई से ही मेरा पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वाई से ही मेरा पूरा जीवन स्टार्ट होता है। अगर मैं भगवान को प्रे कर रहा हूं तो क्यों, उसके पीछे भी कुछ रीजन होता है, तभी मैं कुछ करता हूं। मतलब आप लोग सोचोगे तब तो आप सर सेल्फिश हुए। सेल्फिश मतलब आप समझे नहीं। भगवान को प्रे कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है, ठीक है। तो आप बोलोगे जीवन तो माँ ने दिया है, पर माँ किसने दी? भगवान ने। तो हमारे लिए तो वो उनसे भी बड़े हो गए, ठीक है। तो कहने का यही पर्पस है कि आप जीवन में कुछ भी करो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस होना चाहिए व्हाई। आप कुछ भी चीज, तो आपका जीवन कभी मतलब गलत हो ही नहीं सकते आप, और उसका डायरेक्शन आपका परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मैं अभी ये सब कुछ बातें नहीं करने बैठूंगा क्योंकि अगर मैं इसमें घुस जाऊंगा, क्योंकि मैं मोटिवेशन भी स्पीच देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं गीता के लॉ में बिलीव करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, गीता सुनता हूँ, गीता के प्रैक्टिकल समझता हूँ, ठीक है। आपको भी सुनना चाहिए, आपके भी जीवन में बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। ओके, तो लेट वी स्टार्ट व्हाई वी यूज डेटा टाइप। सबसे पहला क्वेश्चंस मेरे एक ही क्वेश्चंस है। मैक्सिमम पब्लिक क्या करती है, ट्रेनिंग के टाइम ये बोल देती है डेटा टाइप के दो टाइप है, ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, बस वो लोग बता देते हैं। तब कि मेरा स्टाइल कैसा है, पूरा उल्टा। दो टाइप है तो क्यों है, पहली चीज। दूसरी चीज, तो पहली डेटा टाइप हम यूज ही क्यों करेंगे, डेटा टाइप टॉपिक की जरूरत ही क्यों पड़ी, वो चाहे सी लैंग्वेज हो, जावा लैंग्वेज हो, पीएचपी हो, पाइथन हो, एंगुलर हो, आयोनिक्स हो, के कोई भी लैंग्वेज हो। मेन मेथड क्यों लिखूंगा, क्लास क्यों लिखूंगा। धीरे धीरे सब कुछ, थोड़ा तो बहुत मैं प्रैक्टिकल आपको दे चुका। डीप डीप लेवल में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा टाइप की जरूरियात समझाता हूं। कितने टाइप है वो बात की बात है, ठीक है। डेटा टाइप टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर समझ लो कि आप सिंपल हेलो लिख रहे हो, ठीक है। सर आपने हेलो लिख दिया, इसको आप रन करोगे, हेलो प्रिंट भी हो जाएगा, ओके। सर आपको हेलो दूसरी बार लिखना है, आप क्या करोगे, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करोगे, उसके बीच में समझ लो कि आपने कोई ऑपरेशन लिखा, कुछ भी ऑपरेशन लिखा, समझ लो, ठीक है। मतलब एक क्लास बनाया, मेन मेथड बनाए, उसमें 500 लाइन लिख रहे हो आप, कितनी, 500 लाइन। 500 लाइन में अलग अलग बहुत सारे ऑपरेशन लिख रहे हो, कैलकुलेशंस का, मल्टीप्लिकेशंस का, फलाना ढिकना कुछ भी, पर उसमें आप हेलो प्रिंट है ना मैक्सिमम 10 टाइम कर रहे हो। कितनी, 10 टाइम। समझ लो कि यही लाइन आप 10 टाइम लिख रहे हो। आपने लिख दी, आपने उस फाइल को रन किया, आपका फाइल का आउटपुट भी आ गया, ठीक है। मैं आपको बेसिक नीड समझा रहा हूं डेटा टाइप का, उसके बाद एडवांस नीड में अभी नेक्स्ट ले जा रहा हूं, ठीक है। बेसिक नीड, 10 टाइम हेलो लिख दिया, आउटपुट भी आ गया हेलो 10 टाइम। पर मैं आपको सिंपली बता देना चाहता हूं कि अगर आप हेलो को 10 टाइम प्रिंट कर रहे हो तब आपको पता है कि बैकएंड में क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है सर, तो लाओ मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। 3 के लिए समझाता हूं, ऑटोमेटिकली 10 के लिए आपको क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। जब ये 16 नंबर की लाइन कंपाइल होगी, जावा सी बी डॉट जावा जब कंपाइल होगी, तब वो इस लाइन को जब कंपाइल करेगी
तब वो देखेगी कि अंदर कितने कैरेक्टर है, तो क्या 5 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर का एक वर्ड है, ठीक है। तो 5 कैरेक्टर के एक वर्ड है, तो वो एक वर्ड की वर्ड यानी स्ट्रिंग, ठीक है। अभी आपको डेटा टाइप पता ही नहीं है ऐसा समझ लो, ठीक है। एक्स नाम का डेटा टाइप है, वर्ड है ना, एक एक्स नाम के डेटा टाइप में स्टोर होता है और एक्स डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी अलोकेशंस करता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। मतलब वो 5 कैरेक्टर की एक मेमोरी अलोकेट करेगा जब 16 नंबर की लाइन कंपाइल होगी तब। जब 19 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी तब वो क्या करेगा, फिर से 5 कैरेक्टर की एक नई मेमोरी अलोकेट करेगा। जब 22 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट करेगा तब वो वापस 5 कैरेक्टर की नई मेमोरी अलोकेट करेगा। तो कुल हिसाब से आप 500 लाइन लिख रहे हो, उसमें आप हेलो 10 टाइम प्रिंट कर रहे हो ऐसे ही, तो वो 10 टाइम मेमोरी अलोकेट करेगा। ये पहला ड्रॉबैक मेमोरी अलोकेशंस का, उसको 10 टाइम सेम चीज की मेमोरी अलोकेशंस करनी पड़ रही है, ये गलत हो गई बात। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि आप रीयूज नहीं कर पा रहे हो, ना मेमोरी का ना डेटा का। तो कि कैसे, समझ लो कि ये वर्ड इधर लिखना है तो वापस लिखना पड़ रहा है पूरा, आपको भी मेहनत हो रही है, कंपाइलर को भी मेहनत हो रही है और सिस्टम को भी, ठीक है, क्योंकि हर बार नई नई मेमोरी नई बार लिखना पड़ रहा है, ये पहला ड्रॉबैक। दूसरी चीज, अगर 10 टाइम हेलो की जगह हेलो पापा चाहिए, 10 टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा, हेलो की जगह हेलो पापा हेलो पापा हेलो पापा हेलो पापा 10 टाइम आपको चेंज करना पड़ेगा। अब इसका सॉल्यूशंस क्या, तो कि इसका एक सॉल्यूशंस है डेटा टाइप, वो चाहे कोई भी टाइप हो। इधर समझ लो कि मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ठीक है, आप इसको दिमाग में मत लेना, समझ लो, इसको दिमाग में मत लेना। अब मैं डेटा टाइप, ये एक्स नाम का डेटा टाइप है, समझ लो, मैं इधर लिखता हूं, अंदर इसके लॉजिक लिख रहा हूं, एक्स नेम डेटा टाइप। अब समझ लो कि मैं कोई भी डेटा टाइप लूंगा और मुझे ये हेलो है, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, तो कोई एड्रेस तो लेना पड़ेगा ना मुझे। इतना तो यार कॉमन सेंस आपको भी होगा कि मैं कोई भी डेटा टाइप लूंगा, एक्स नाम का डेटा टाइप लूंगा, उसके बाद लूंगा वेरिएबल, वेरिएबल यानी एड्रेस यानी मेमोरी, जो सिस्टम में अलोकेट होगी। इधर मैं यू लूंगा असाइन ऑपरेटर, ये मैंने क्या ले लिया, असाइन ऑपरेटर, इट्स कॉल्ड असाइन ऑपरेटर, और उसमें डाल दूंगा वैल्यू, और से एज पर सीक्वेंस, सॉरी एज पर सिंटैक्स सेमीकोलन करूंगा। तो मैंने इधर क्या किया, हेलो वर्ड को एक एड्रेस में स्टोर किया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इतना तो क्लियर है कि उसके अंदर डेटा टाइप टॉपिक आएगा। तो आप बोलोगे सर पीएचपी में भी आ रहा है डेटा टाइप टॉपिक, तो पर उसके अंदर कोई टाइप नहीं है, उसके अंदर डॉलर ही सब कुछ टाइप है। पाइथन में भी वेरिएबल तो लेते हैं, लाइक ये है पीएचपी का सिंटैक्स, अगर यही चीज मुझे करना है तो हेलो ही स्टोर करता है, ठीक है, ये पीएचपी का सिंटैक्स हो गया। अगर पाइथन करना है तो ये पाइथन हो गया। अब इधर मैंने आगे कोई डेटा टाइप नहीं लिखा पाइथन में, बिकॉज पाइथन में डेटा टाइप नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है पाइथन। ऑब्जेक्ट यानी क्या, क्लास यानी क्या, अभी मैं नीचे जो अभी समझाऊंगा और जो टाइप समझाने वाला हूं डेटा टाइप के, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा ये क्या है। आपको पता है, मैं अभी बोल दूं एक राज की बात, कि ये जो क्लास बी है ना, ये खुद का एक डेटा टाइप है। ये क्लास क्या है, एक खुद एक डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्या बोलते हैं हम उसको,
यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ये मैंने खुद ने बनाया डेटा टाइप, समझ रहे हो। ऐसे इनबिल्ट कितने हैं वो देखने हैं हमें, डेटा टाइप की क्यों जरूरत पड़ी वो तो आपको क्लियर हो ही गया। डेटा टाइप की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि मैं एक की एक चीज बार बार ना लिखूं, उसकी जगह किसी वेरिएबल, किसी एड्रेस, किसी मेमोरी में उसके डेटा टाइप के अनुसार उस वैल्यू को स्टोर कर दूं। फिलहाल कितने डेटा टाइप है उसकी बात ही नहीं हो रही है, इधर मैं स्ट्रिंग लिखूं, इंटीजर लिखूं, फ्लोट लिखूं, बाइट लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी वो पूछा ही नहीं है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, अभी सिर्फ हमारा क्वेश्चन यही है व्हाई वी यूज डेटा टाइप। तो डेटा टाइप इसलिए सर यूज करना चाहिए क्योंकि अगर मैं डेटा टाइप यूज कर रहा हूं तो मुझे इतना बेनिफिट मिलता है कि एक एड्रेस में मैं मेरी वैल्यू स्टोर कर दूं और उसके बाद अगर उसी एड्रेस को मैं 50, 500, 1000, 10, 20 जितनी भी बार यूज करूंगा तो वो मेमोरी सिर्फ एक ही बार अलोकेट करेगा, वो दूसरी बार मेमोरी अलोकेट नहीं करेगा। जहां पे भी मैं उस वेरिएबल को एड्रेस मेमोरी को यूज करूंगा तो वो हर बार उधर जाएगा, उस एड्रेस में से उस वैल्यू को उठाएगा, लेके आएगा। मतलब हर बार नई मेमोरी अलोकेट नहीं करेगा, उसी मेमोरी को वो रीयूज करेगा। इसी का नाम है डेटा टाइप। डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ी वो समझ गए। लाइक इधर हम एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। पीएचपी में डॉलर, इधर कुछ नहीं, पाइथन में, जावा में स्ट्रिंग लिखना पड़ता है क्योंकि उसको जो वैल्यू देंगे तो वैल्यू डिफरेंट टाइप की हो सकती है, उसी के लिए तो डेटा टाइप हम पढ़ने वाला है। पीएचपी में कोई डेटा टाइप नहीं पढ़ा था, सिर्फ वेरिएबल है, बात खत्म कर देता है। पाइथन में कोई नहीं पढ़ा था, मैं तो पाइथन में भी पढ़ाता हूँ, पीएचपी में भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप मेरे पीएचपी और पाइथन के भी वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम क्या बोलते हैं, जावा पे आ जाता है। तो ये मैंने स्ट्रिंग लिखा, उसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि जावा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हो सकते हैं। कैसे यूज करेंगे वो देख लो, बस सिर्फ वेरिएबल को ही लेना है। अब देखो इधर भी 3 बार हेलो ही प्रिंट होने वाला है, जो मैंने डायरेक्ट हेलो लिखा था उसमें भी 3 बार हेलो प्रिंट हो रहा था। स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू हेलो लेके मैं हेलो को प्रिंट कर रहा हूं, उसमें भी 3 बार ही हेलो प्रिंट होने वाला है। पर अभी बेनिफिट कितना हुआ कि जब 17 नंबर की लाइन एग्जीक्यूट होगी तब हेलो नाम के 5 कैरेक्टर के लिए एक मेमोरी अलोकेट होगी जिसका एड्रेस ए होगा। 19 लाइन 22 और 25 अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो वो नई मेमोरी अलोकेट नहीं करेगा, उसी मेमोरी को रीयूज करेगा। ये था हमारा डेटा टाइप यूज करने का बेनिफिट। ठीक है, मेमोरी रीयूज होती है। अब हम समझेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो इसमें भी आपका क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, वाई। सर बहुत सारे डेटा टाइप क्यों निकाले उन्होंने, डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ी वो तो समझ आ गया, पर ऐसा कोई एक ही डेटा टाइप निकाला होता तो, वो चाहे स्ट्रिंग हो या फ्लोट हो या कोई भी एक ही, बस समझ लो कि सबका एक ही डेटा टाइप निकाला होता तो क्यों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के निकाले। तो डियर, आप जब भी कुछ वैल्यू बोलते हो तो वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होती। समटाइम आप वर्ड बोलते हो, हाय आई एम विजय प्रजापति, समटाइम ऐसा बोलते हो मुझे 2 रुपए दो, मतलब 2 रुपीज दो, टू क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गई। अब समटाइम बोलते हो 2.5 रुपए दो, मतलब 2.5 रुपीज दो मुझे, तो वो फ्लोटिंग वैल्यू हो गई। समटाइम आप बोलते हो ए बी सी, मतलब एक कैरेक्टर बोलते हो। उसके बाद आप समटाइम ट्रू फॉल्स बोलते हो, इज इट अ ट्रू, इज इट अ फॉल्स। समटाइम्स आप डेट बोलते हो। मतलब इन रियल लाइफ भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज बोलते हो। जो भी डेटा मतलब डेटा टाइप की अगर आप संधि छुट्टी करोगे ना, डेटा प्लस टाइप,
मतलब जो भी डेटा है, जो भी बोलते हो, उसके टाइप कितने हैं। तो हम 6 टाइप की वैल्यूज बोलते हैं। कितनी? 6 टाइप की वैल्यू। या तो हम न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं, या तो वर्ड बोलते हैं, या तो फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं, या तो ट्रू फॉल्स बोलते हैं, या तो सिंगल कैरेक्टर बोलते हैं, या तो डेट बोलते हैं। इतनी टाइप की हम वैल्यूज बोलते हैं। उन 6 को ध्यान में रखते हुए जावा वाले ने 2 टाइप के डेटा टाइप बनाए, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव क्या है सर? उन्होंने क्यों 2 डेटा टाइप अलग अलग बनाए? इन 6 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए वापस 2 डेटा टाइप, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, क्यों? और प्रिमिटिव में इनमें से कौन सा आएगा? तो क्या प्रिमिटिव में न्यूमेरिक आएगा, फ्लोटिंग वैल्यू आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा, सिंगल कैरेक्टर आएगा, डेट इस साइड चला जाएगा, वर्ड इस साइड चला जाएगा। तो सर ऐसा क्यों? तो क्या ऐसा इसलिए कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। प्री डिफाइंड यानी जो सी में थे, सबसे पहले डेटा टाइप कौन से ढूंढे गए? तो क्या प्रिमिटिव डेटा टाइप, कि जो सी लैंग्वेज में थे। ये आता ही नहीं है सी, इन सी लैंग्वेज डेट वर्ड कुछ नहीं है। सी के अंदर इतने ही डेटा टाइप है, उसमें बुलियन भी नहीं है। समझ रहे? तो क्या ऐसा क्यों? सी के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव ही डेटा टाइप क्यों ढूंढे गए? तो तब उसकी इतनी ही जरूरत थी। तो सर तब वर्ड वर्ड कौन काम करता था? कि तब कैरेक्टर। तो सर कैरेक्टर में तो सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, पर बहुत सारे कैरेक्टर मिला करते हुए एक वर्ड बन सकता है। उसमें क्या ड्रॉबैक है? इसलिए तो मतलब समझो ना कि मैं आगे आगे आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझो कि डेटा टाइप 2 टाइप का है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप इज अ प्री डिफाइंड डेटा टाइप। प्री डिफाइंड डेटा टाइप मतलब के पहले से वो डिफाइंड ही है, उसकी मेमोरी फिक्स है, पहले से फिक्स है। उन प्री डिफाइंड डेटा टाइप, मेमोरी फिक्स वाले डेटा टाइप में डिफरेंस इतना है नॉन प्रिमिटिव से, कि नॉन प्रिमिटिव में जब मैं वैल्यू स्टोर करूंगा तब मेमोरी एलोकेट होगी। 5 वर्ड 5 मेमोरी, 6 वर्ड 6 मेमोरी। जबकि प्रिमिटिव में पहले से मेमोरी फिक्स है। मेमोरी फिक्स है मतलब प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। मतलब कैसे? तो लाइए आज देख। जो न्यूमेरिक है उसमें है बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। फ्लोटिंग वैल्यू के लिए फ्लोट, डबल। ट्रू फॉल्स के लिए बुलियन। कैरेक्टर के लिए कैर। इतने डेटा टाइप है। अब हम आज नॉन प्रिमिटिव पढ़ने ही नहीं वाले, निकाल देता हूं। अब आपको पास वापस एक क्वेश्चन होगा, मुझे तो हो रहा है कि सर प्रिमिटिव समझा, मेमोरी फिक्स समझा, पर न्यूमेरिक के लिए वापस 4 डेटा टाइप क्यों? बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। इतने 4 डेटा टाइप हमें क्यों याद रखने हैं? तो डियर एक सिंपल सी बात समझो। आप कभी भी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करोगे तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी भी हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है,
थोड़ी बड़ी हो सकती है और भी बड़ी हो सकती है। मतलब समझ रहे हो? अगर जो भी जिसने भी लैंग्वेज निकाली है, अगर वो बंदा ऐसा सोच रहा है कि बंदा छोटी वैल्यू डाले या बड़ी वैल्यू डाले, मेमोरी बड़े से बड़ी स्टोर करवा देता है। मतलब उस बड़ी मेमोरी में छोटी भी आ जाए, बड़ी भी आ जाए, मीडियम भी आ जाए। पर अगर बंदा छोटी वैल्यू ले रहा है और अगर बड़ी साइज स्टोर हो रही है मेमोरी, तो ये तो गलत बात हो गई। अगर मीडियम वाली वैल्यू स्टोर कर रहा है फिर भी बड़ी वैल्यू बड़ी मेमोरी एलोकेट कर देती है, तब भी गलत बात हो गई। तो उसका सॉल्यूशंस उन्होंने 4 टाइप से निकाला। उन 4 टाइप के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, रेंज डिसाइड कर दी। क्या डिसाइड कर दिया? रेंज। कुछ भी रेंज देखो, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि मैं फंडा याद रखता हूं, सिंटैक्स नहीं। रेंज समझ लो, मैं अंदाजित लिख सकता हूं। उन्होंने क्या कर दिया, एक रेंज डिसाइड कर दी। अब समझो, इस रेंज के अंदर ये रेंज तो आ ही जा रही है ना। इस रेंज में, इंटीजर वाली रेंज में कुछ भी है, 10 डिजिट्स है, इतना मुझे क्लियर है। देख सकते हो आप गूगल पे, ठीक है। उन्होंने रेंज डिसाइड कर दी है। तब सोचो, अगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग ही डेटा टाइप निकाला होता, तो लॉन्ग के अंदर तो ये भी आ जाती है, ये भी आ जाती है और ये भी आ जाती है। इंटीजर के अंदर ये भी आ जाती है, ये भी आ जाती है। शॉर्ट के अंदर ये भी आ जाती है। पर अभी मैं एक राज की बात बताऊंगा कि अगर मैं एक ही डेटा टाइप निकालता सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग, और हर जगह मैं लॉन्ग ही यूज करता हूँ, उसमें चाहे मुझे 10 स्टोर करना हो, 10,000 स्टोर करना हो या 10 लाख स्टोर करना हो, तो मेमोरी कितने बाइट की एलोकेट करता? 8 बाइट। सोचो, जरूरत है सिर्फ और सिर्फ 10 की, 1 बाइट की, और आप अलोकेट कर रहे हो 8 बाइट, तो इट्स अ रॉन्ग। समझ रहे हो? तो उन्होंने क्या कर दिया, रेंज डिसाइड कर दी और उसके हिसाब से मेमोरी फिक्स कर दी। इधर आप बाइट a इज इक्वल टू 10 लोगे, तब भी 1 बाइट एलोकेट करेगा। बाइट p इज इक्वल टू 128 लोगे, तब भी 1 बाइट ही एलोकेट करेगा। पर अगर आप इंटीजर a इज इक्वल टू 10 लोगे, भले ही वो 10 बाइट में आ जाता है, फिर भी वो एलोकेट कितना करेगा? 4 बाइट। समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग लगाना है कि अगर मुझे, आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, उस प्रोग्राम के दरमियान आपको पता है कि इस ए वेरिएबल में मैक्सिमम इंक्रीमेंट होके वैल्यू 25 ही होगी, ठीक है। आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 125 ही होगी। तो अगर इधर आप इंटीजर लोगे तो 4 बाइट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो आपको इधर क्या यूज करना चाहिए? बाइट यूज करना चाहिए। समझ रहे? आपको ये रेंज याद रखनी होगी, अंदाजा याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, अंदाजित, ताकि आपको बेनिफिट मिले, आपके कोड को बेनिफिट मिले, और आपको जब जो डेटा टाइप चाहिए वही डेटा टाइप आप यूज करो। अगर आपको इस रेंज की किसी भी वैल्यू की ज़रूरत है तो आप ये यूज़ करो, इस रेंज की तो ये 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 ये, ताकि वो उसके हिसाब से मेमोरी अलोकेट करे और आपकी मेमोरी बच जाए। तो उसी हिसाब से फ्लोट में भी रेंज होगी। अब फ्लोट की रेंज मुझे एक्चुअल तो याद है नहीं, ठीक है, पर उतना पता है कि क्योंकि मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, तो मैं कोई चीज़ देख के वीडियो नहीं बना रहा, बिकॉज आई एम अ डेवलपर, ठीक है। मैं किसी भी लैंग्वेज में जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, पहले से कोई डिसाइड नहीं होता मेरा कि मैं ये टॉपिक करवाऊँगा या ये लैंग्वेज के रिलेटेड मैं देख लूँ
कुछ डिसाइड नहीं होता है, बस सीधा दिमाग में से निकलता है। मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो सब कुछ दिमाग से टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी लैंग्वेजेस के जितने भी वीडियो बन रहे हैं, जितने भी लैंग्वेजेस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, डेवलपमेंट करता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहा हूँ, वो सब कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। मतलब मेरा फंडामेंटली मैं क्लियर हूँ, आई एम अ डेवलपर नॉट अ टीचर ट्यूटर, ओके। फ्लोट में इतना बता दूंगा कि फ्लोट में कोई भी वैल्यू लो, पीछे हमें फ्लोट एफ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इसकी रेंज इससे डबल ही होगी, इतना क्लियर कर दो। पर फ्लोट की रेंज ही इतनी बड़ी है कि डबल आपको यूज करने की बहुत रेयरली जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बुलियन, जिसका डेटा टाइप है बुलियन, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोर होगा ट्रू और फॉल्स। कैरेक्टर के अंदर स्टोर होगा सिंगल कैरेक्टर, कोई भी वन भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या, वो मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। इतना रेंज आपको क्लियर हो गया, रेंज की जरूरत क्यों पड़ी वो समझ आ गया। क्योंकि अगर रेंज नहीं रखता और एक ही टाइप रखता तो छोटी वैल्यू लेते तो भी वो बड़ी मेमोरी एलोकेट करता, क्योंकि उनको तो ऐसा ही टॉपिक, मतलब उनको तो ऐसा ही कंसेप्ट निकालना पड़ता कि बड़े से बड़ी मेमोरी भी एलोकेट हो और छोटे से छोटी मेमोरी भी एलोकेट हो। इट्स अ क्लियर। इधर एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है एक बच्चे को, मैं आपको समझाता हूँ। वो बोल रहा है कि सर ये थोड़ा रिपीट करो ये चीज, तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। समझ लो कि आपने x की वैल्यू 125 ली है, जो कि इस रेंज में आ रही है जिस हिसाब से मैंने अभी समझाया। पर अगर ये प्रोग्राम, मतलब इस मेन मेथड में आप उसका कोई ऑपरेशन कर रहे हो और वो ऑपरेशन प्लस प्लस होके उसकी इंक्रीमेंट वैल्यू होके मैक्सिमम वो 130 तक जा सकती है, समझ लो कि 130 तक जा सकती है, ठीक है। तो तब जाके वो बाइट में स्टोर है, तो वो राइट है या रॉन्ग है? ऑफकोर्स रॉन्ग है, क्योंकि अभी 125 है जो बाइट में स्टोर हो गई, ठीक है। पर अगर वो इंक्रीमेंट या कुछ होके ऑपरेशन बन के ऑपरेशन करके उसकी वैल्यू अगर उसमें स्टोर हो रही है, तो आपको या तो क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्ट वेरिएबल लेना होगा और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। क्योंकि इंक्रीमेंट होने के बाद समझ लो कि ये 130 हो रही है, समझ लो, तो 130 बाइट के अंदर तो स्टोर होने वाला है नहीं, समझ रहे हो। तो तब जाके वो क्या दे देगा, एक्सेप्शन। या तो आप उससे बढ़िया है सबसे पहले ही शॉर्ट से ही लो, उसको ही शॉर्ट में लो। मतलब मैं वही कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो उसकी वैल्यू बढ़ के कितनी होगी, उसके जजमेंट के हिसाब से आप उसके डेटा टाइप, उसके रेंज के हिसाब से वेरिएबल आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और अच्छी बात समझाना चाहता हूं जो डेटाबेस में काम में आएगी। फिलहाल हमारे फ्रंट एंड साइड तो ऐसी कोई सिंटैक्स नहीं है, पर जब हम डेटाबेस बनाएंगे तब आपको काम में आएगी। साइंड, अनसाइन, साइन एंड अनसाइन, ठीक है। साइंड एंड अनसाइन, साइंड बाइट, अनसाइन बाइट, साइंड इंटीजर, अनसाइन इंटीजर, साइन शॉर्ट, अनसाइन शॉर्ट, साइन लॉन्ग, अनसाइन लॉन्ग। अब साइन एंड अनसाइन के बीच में डिफरेंस क्या है? साइन यानी माइनस एंड प्लस दोनों साइन आएगी, अनसाइन यानी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आएगी। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये जो रेंज थी वो साइन बाइट की थी। अगर आप बाइट ही डेटा टाइप लेना चाहते हो, अगर आप डेटाबेस में कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझना,
अगर आप डेटाबेस में कोई टेबल बना रहे हो, उसमें कोई वेरिएबल ले रहे हो, ऐसे ही समझ लो कि ऐसे मैंने वेरिएबल लिया, समझ लो ना आप, इधर इधर ही समझ लो, इधर ही, ठीक है। अगर आपने सॉर्ट एक्स लिया है, ठीक है, उसमें तो अगर इधर मैं सॉर्ट एक्स इज इक्वल टू 125 ले रहा हूं, जो बाय डिफॉल्ट साइन लेता है, मतलब जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट साइन ले रहा है, समझ लो ये साइन ऐसा आता ही नहीं है, पर अगर आप डेटाबेस में टेबल बनाओगे, उसमें कोई वेरिएबल लोगे ऐसे एक्स नाम का कि कोई वेरिएबल, तो उधर आपको चॉइस मिलेगी साइन करना है कि अनसाइन करना है। तो मैं आपको समझा दूं ना पहले से कि साइन और अनसाइन के बीच में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको उसका बेनिफिट आप ले सको। कहीं पर ऐसा भी जरूरत हो कि समझ लो कि 200 स्टोर करना है, तो आप उधर क्या लोगे, शॉर्ट लोगे, क्योंकि आपको पता, आपके दिमाग में एक ही चीज है कि बाइट में तो ये स्टोर होगा नहीं 200, ताकि आप क्या लोगे, शॉर्ट लोगे, ठीक है। पर मैं तो ये चीज समझाना चाहता हूं कि अगर उधर मैं बाइट ही लूं पर उसको मैं अनसाइन कर दूं, अभी देखो एरर आ रहा है, पर इन डेटाबेस की बात कर रहा हूं मैं, उसको अगर अनसाइन कर देता हूं, अनसाइन कर देता हूं, तो बेनिफिट क्या होगा, अनसाइन में उसकी रेंज कितनी है, 0 to 255, समझ रहे हो। तो वो तो 200 स्टोर करेगा ही, ताकि देखो बेनिफिट क्या हो गया, 2 बाइट की जगह 1 बाइट में मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी वैल्यू 200 से बढ़ने वाली नहीं है। दूसरी चीज, इसमें ना माइनस वैल्यू स्टोर होने वाली है इस वेरिएबल में, अगर माइनस वैल्यू स्टोर होने वाली है तब आप साइन लोगे, और साइन की रेंज है सिर्फ इतनी, तब जाके आपको कंपलसरी शॉर्ट ही लेना पड़ेगा। तो ये आप दिमाग में क्लियर कर दो, साइन एंड अनसाइन के बीच में डिफरेंस। किसी भी फ्लोट की भी मैं बात करूं, इन 6 के अंदर साइन एंड अनसाइन आएगा, और साइन ये रेंज देगा, अनसाइन में रेंज डबल हो जाएगी, इसकी रेंज 65,000 हो जाएगी, समझ रहे हो, शॉर्ट की इसकी रेंज और डबल, इसकी रेंज और डबल, मेमोरी यही, पर आपको वैल्यू डबल मिल जाएगी, पर उसमें इतना रूल्स है कि उसमें प्लस ही वैल्यू स्टोर होगी। तो आपको देखना है और आपको उस हिसाब से प्रैक्टिकल करना है। आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो गया, किसकी क्या मेमोरी हो रही है, किस में क्या वैल्यू एलोकेट होती है। मैं कैरेक्टर और वो सब कुछ बता देता हूँ। इसमें 2 बाइट एलोकेट होती है, इसमें 1 बाइट एलोकेट होती है, फ्लोट में 4 बाइट एलोकेट होती है, डबल में 8 बाइट एलोकेट होती है। तो जो रेंज, जो चीज वही यूज करो ताकि मेमोरी उतनी ही एलोकेट हो। अब छोटे से आपको प्रोग्राम की बात करूं और टाइप कास्टिंग की मैं बात करूं, आपको छोटे छोटे ऐसे प्रैक्टिकल करने चाहिए। एज अ प्रैक्टिकल ऐसे 2 वेरिएबल ले लो, आप देखो कि उसमें कौन कितने तक वैल्यू स्टोर हो रही है, ये स्टोर करके भी देखो ताकि आपको पता चले कि वर्ड की तो आज बात करनी ही नहीं है हमें। देखो तुरंत क्या बोल रहा है, उधर जाके देखो, वो बोल रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बाइट, मतलब वो 129 मतलब बड़ी वैल्यू है, वो इंटीजर में ही स्टोर होती है। शॉर्ट भी नहीं बोलेगा, सीधा इंटीजर ही बोलेगा, समझ रहे हो। अभी और एक मस्त मजे वाली चीज दिखाता हूँ। समझ लो कि अभी इधर 1 है, ए को प्रिंट करूंगा 12 प्रिंट होगा। आपको ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करने चाहिए प्रिंट वाले, साथ ही साथ आपको ऑपरेटर यूज करने चाहिए, क्योंकि देखो डेटा टाइप ऑपरेटर है, डेटा टाइप है असाइन। अब इधर मैंने असाइन ऑपरेटर तो देखा, ये रहा। तो ऐसे दूसरे कौन से ऑपरेटर है, तो आज के लेक्चर के हिसाब से आप सिर्फ है ना मल्टीप्लिकेशन, प्लस, डिवाइड एंड सम, ये 4 ऑपरेटर और आप प्रैक्टिस करो, मैं बोलूँ तो, ठीक है। ये देखो प्रिंट हो गए वेरिएबल, तो इधर 12 प्रिंट होगा, इधर 1 प्रिंट होगा। पर अगर आप ऐसा करोगे, अब आपको पता है कि a इंटू सी करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा 12, तो आपको ऐसा लगेगा, देखो मैं इधर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करता हूं, पर इधर देखो एरर दे रहा है। वो क्या बोल रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बाइट। अब आप सोचोगे सर ये तो 12 है और इधर 1 है, तो 12 इंटू 1 तो हो ही जाएगा ना, आउटपुट तो 12 आएगा, और 12 तो सर बाइट की रेंज में आ ही रहा है ना, तो एरर क्यों दे रहा है। पर आप ऐसा सोच रहे हो, पर अगर गलती से भी
ऐसा हो गया तो सी में तो 12 हो रहा है स्टोर, ए में भी 12 स्टोर होगा। आप ऐसा भी तो कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो। अब ये स्टोर होगा, अब ये स्टोर होगा, नहीं होगा ना। मतलब वो लोग तो, जिसने भी लैंग्वेज बनाई है, वो लोग तो सभी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद कंसेप्ट बनाते हैं। इतना सोच के नहीं सोच लेते ओ 12 है चलो ऐसे पब्लिक करें, पर पब्लिक ऐसा भी तो कर सकती है। तब क्या होगा, बाइट में स्टोर होगा। तो इतना याद रखो कि 2 बाइट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इंटीजर में स्टोर होता है। 2 बाइट का प्लस डिवाइड कुछ भी इंटीजर में ही स्टोर होगा। दो सेम टू सेम यही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट के लिए। 2 शॉर्ट का मल्टीप्लिकेशन सम वो सब कुछ इंटीजर में स्टोर होगा। पर हाँ, आपको लोग तो आप तो इधर आप ऐसा सोचोगे सर ये तो यार गलत हो गया ना, ये 12 है, ये सिर्फ 2 है, तो इधर तो 24 ही आएगा सर। 24 वैल्यू के लिए मतलब समझ लो कि ऐसा ही हुआ ना 24, ठीक है। तो सर 24 के लिए 4 बाइट अलोकेट करना गलत है। 1 बाइट होता तो भी मैं चला लेता, पर ये तो सर 4 बाइट, शॉर्ट होता तो भी चलता, 2 बाइट होता तो भी, ये तो इट्स अ 4 बाइट। तो इसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा सर। मेरी वैल्यू ये बढ़ने वाली नहीं है, ये नहीं बढ़ने वाली, हमेशा इसका आउटपुट 24 आने वाला है, तो सर इसका कुछ करो। तो इसका सॉल्यूशंस करने के लिए उन्होंने टाइप कास्टिंग कंसेप्ट निकाला। बाइट, ध्यान से देखो, आपको पता है कि इसकी वैल्यू 12 ही है और इसका आउटपुट 24 आने वाला है। तो ये वैल्यू तो क्या बनी, इंटीजर। उतना तो क्लियर देखा आपने। पर अगर आपको लग रहा है कि वो वैल्यू बाइट की रेंज से बढ़ने नहीं वाली, तो आप उसको आप टाइप कास्ट कर सकते हो ऐसे, आप ऐसे कर सकते हो। इट्स अ टाइप कास्टिंग। ये क्या हो गया 24। अब अगर आप ऐसा करके गलती कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। वो लोग आपको टाइप कास्टिंग का कंसेप्ट दे रहे हैं, कब आपको यूज करना है कब नहीं यूज करना है वो आपके डिपेंड पे है। अब ये यूज करोगे तो 2250 आएगा, वो सीधा एरर नहीं देगा, माइनस में आउटपुट देगा। मैं आपको देखो प्रिंट करके देता हूँ। वो लोग प्रॉपर 240 आउटपुट नहीं देगा, -60 गार्बेज वैल्यू दी। समझ रहे हो? ओके। तो आपको इधर ये टाइप कास्टिंग वाला कंसेप्ट समझ आ गया। इधर देखो 12 लिया, 20 लिया, ए सी 12 20 प्रिंट होगा, पर जैसे ही मल्टीप्लीकेशन करोगे, अब 240 इज अ बिग वैल्यू, पर आप बोल रहे हो नहीं मुझे तो बाइट में स्टोर कर देनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसकी गार्बेज वैल्यू दे देंगे आपको। पर अगर आप इंटीजर में स्टोर कर ही रहे हो, देन 240, मतलब आपको अगर लग रहा है कि 2 बाइट का मल्टीप्लिकेशन, 2 शॉर्ट का मल्टीप्लिकेशन उसी के अंदर स्टोर हो जाता है, तब आप यूज करो तो चलेगा। समझ रहे? अगर आपको नहीं लग रहा, आप श्योर नहीं हो, तो आप बिंदास इंटीजर ले सकते हो। आपको ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करना है, 2 बाइट का मल्टीप्लिकेशन करो, प्रिंट करो, ऐसे 2 शॉर्ट का मल्टीप्लिकेशन करो। ऑपरेटर 4 ही ऑपरेटर आज प्रैक्टिस के लिए करना है, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस और सम। 2 बाइट 2 शॉर्ट, 1 बाइट 1 शॉर्ट, 1 इंटीजर। मतलब आपको इतना, आज के लेक्चर से आपको इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर मैंने कोई फ्लोट लिया है, अगर मैं एफ नहीं लिख रहा तो वो डबल गिनेगा। देखो, डबल कैन नॉट कन्वर्ट टू फ्लोट।
फ्लोट लिखोगे तो वो फ्लोट कैलकुलेट करेगा। अब आपने फ्लोट लिया है, अब आप ऐसा करोगे तो डायरेक्ट नहीं स्टोर हो सकता, पर अगर आप ऐसा टाइप कास्टिंग करोगे, क्योंकि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, फ्लोट ही आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 3.2 आउटपुट आएगा। तो उसको अगर आपको इंटीजर में स्टोर करना ही है तो आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आप प्रिंट करोगे XZ को तो उसके बाद आउटपुट आएगा, देखो 1 2 3 3, जो 0.2 था आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो नहीं कैलकुलेट होगा। ठीक है, फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में स्टोर करना हो तो आपको टाइप कास्टिंग करना है, पर अगर आप इंटीजर ही कोई वैल्यू ले रहे हो और अगर आपको तो डायरेक्ट हो सकती है फ्लोट, मतलब इंटीजर वैल्यू डायरेक्ट फ्लोट पे स्टोर हो सकती है, पर फ्लोट की वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं होगी। अगर आप XD को प्रिंट करोगे तो ऑटोमेटिक 12.0 कर देगा, 12.0। फ्लोट अगर आप डबल ले रहे हो और उसमें अगर फ्लोट की वैल्यू डालोगे तो वो स्टोर करेगा, पर फ्लोट में डबल नहीं होगा, उतना तो क्लियर है, स्टोर कर देगा। पर अगर आपको फ्लोट में डबल की वैल्यू स्टोर करनी है तो आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है कि वो रेंज है जो रेंज फ्लोट में तो स्टोर हो ही सकती है, तो आप फ्लोट टाइप कास्टिंग कर सकते हो। फ्लोट टू डबल, डबल टू फ्लोट, डबल टू इंटीजर, इंटीजर टू लॉन्ग, लॉन्ग टू शॉर्ट, शॉर्ट टू बाइट, बाइट टू इंटीजर, मतलब वाइस वर्सा। इन सभी का आपको टाइप कास्टिंग क्लियर हो जाना चाहिए आफ्टर दिस लैंग्वेज। 110% क्लियर हो जाना चाहिए किस में क्या स्टोर होता है, किस लैंग्वेज में, सॉरी किस डेटा टाइप में कितनी रेंज है, वो सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, किसकी क्या मेमोरी है वो क्लियर हो जाना चाहिए। अब बुलियन की बात करें तो बुलियन तो उसमें कुछ ऐसा स्टोर नहीं होगा, उसमें ओनली एंड ओनली ट्रू और फॉल्स दो ही चीज वैल्यू स्टोर हो सकती है, और कुछ नहीं स्टोर हो सकता। ना टाइप कास्टिंग करके आप कर सकते हो, कुछ नहीं पॉसिबल है। उसके बाद हम कैरेक्टर की बात करें